हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जनसभा को संबोधित करें। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा होने के बाद पीएम की यह पहली चुनावी रैली है। बता दें कि एक बार फिर से पीएम मोदी संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ 25 साल का होने वाला, यह आपके बच्चों के भविष्य का फैला है। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया। नौकरियों में बंटरवाद, अपराध, हिंसा, यह सब मिला है। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, नहीं साहिब बदल के रही वो। उन्होंने कहा कि जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है तो काम कैसे होता है, मैं बताता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी 5 नवंबर को इंदौर आएगी। वह इंदौर 5 में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेगी। बताया जा रहा है कि वह शाम 4 बजे इंदौर आएगी। प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अफसर पटेल ने बताया कि इंदौर 5 में जनसभा के लिए अभी जगह तय की जाना है। उधर कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी भी राऊ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के लिए सभा को संबोधित करने आ सकते हैं। हरियाणा सीएम ने कहा, अपने देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत के संविधान के साथ जोड़ने का काम किया। बचा हुआ कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह द्वारा किया गया। प्रदेश में पहले की सरकार ने भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद के लिए काम किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का रन कांग्रेस ने जीता था, लेकिन इसके बाद से बीजेपी में आंतरिक तौर पर सब कुछ ठीक न होने की खबरें सामने आई थी। नतीजतन राज्य में सरकार बन गई और विधानसभा का सत्र भी हो गया, लेकिन बीजेपी अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। विधायकों ने कहा, सत्र से पहले लॉब की नियुक्ति नहीं की जाती तो वो बेलगावी शीतकालीन विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होंगे। केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीजीएन सरकार ने अपनी याचिका में कहा, राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सीएम ने बीजेपी पर स्पेशल प्लेन के जरिए बक्सों में भरकर पैसे लाने का आरोप लगाया। उन्होंने ईडी और सीआरपीएफ को भी सवालों के घेरे में रखा। बघेल का कहना है कि इनके वाहनों को भी जांच किए जाने की जरूरत है। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। इंडिगो की फ्लाइट में मतदान को लेकर अपील का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आपत्ति के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया और जयराम रमेश पर तंज कसा। सिंधिया ने साफ किया कि मतदान भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मंत्रालय चुनाव आयोग के बीच जागरूकता सहयोग चलाया जा रहा है। 2000 की नोट बदलवाने की मियाद 7 अक्टूबर को खत्म हो चुकी, लेकिन अभी भी देश में एक ऐसा राज्य जहां 2000 की नोट बदलवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट पर भीड़ लग रही है। तो और 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लोगों को लाइन पर लगने के लिए 300 रुपए देने की बात कही जा रही। मामला ओडिशा का है। जब मामले को लेकर शक हुआ तो ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए कतार में खड़े लोगों से पूछताछ की और ये जानना चाहा कि वहीं अन्य लोग के एजेंट के तौर पर तो रुपये नहीं बदला रहे। इजरायल से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने हमास को लेटर लिखा है। हिजबुल्लाह ने लेटर के जरिए हमास में कहा है कि हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल को तबाह करने की धमकी दी। हिजबुल्लाह ने लेटर में कहा है कि हमारी लड़ाई इजरायल को खत्म कर दे कि हमने अल अक्सा के लिए हथियार उठाए। तो हिजबुल्लाह ने फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के खिलाफ नीतीश कुमार का ये पहला बयान नहीं, पिछले महीने उन्होंने कई बार ऐसा किया है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने पूर्व यूपीए सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया था। जाहिर है इंडिया गठबंधन जिस जोश में बना था यह सभी को पता है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों गठबंधन में घमासान शुरू हो गई, यह अहम सवाल है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता, यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती, बल्कि उसके पीछे मजबूत तर्क यह है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती। पीएम मोदी ने यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज है और अब तीसरी बार विराजमान होने की तैयारी में है। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंकों में जमा कराने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी। आरबीआई के मुताबिक 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 रुपये 97% से अधिक नोट अब वापस आ चुके हैं। 1 रुपये को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो भी इसकी वैल्यू नहीं समझता वो बर्बाद हो जाता है। इसका उदाहरण जेट एयरवेज और उसके फाउंडर नरेश गोयल से बेहतर कौन समझ सकता है। इन दोनों की तबाही की कहानी इसी 1 रुपये में छिपी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से जेटवेयर देश के सबसे बड़े एयरलाइंस ने गिना जाता है। 538 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है।
तेलंगाना विधानसभा चुनाव का मोर्चा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संभाल रखा है। राज्य में आज उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और महिलाओं के लिए 4,000 रुपये के मासिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के उनके परिवार द्वारा चुने गए हर पैसे की वापसी सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस नेता ने इस बात पर और जोर दिया है कि इस नुकसान से तेलंगाना के प्रत्येक परिवार पर बोझ पड़ेगा, जिससे उन्हें 2040 तक सालाना 31,500 रुपये चुकाने होंगे। गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसके लिए IDF ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना गाजा बीच पहुंच गई। गाजा में इजरायली सेना कई इलाकों में मौजूद है। वहीं एक्सपोर्ट ने कहा है कि गाजा में IDF को 3 फायदे हो सकते हैं। गाजा बीच पर कब्जा करने के बाद उत्तरी गाजा में इजरायल की घेरेबंदी पूरी हो जाएगी, जिससे बंधकों द्वारा पहुंचना आसान हो जाएगा। हमास में बंधकों को छुड़ाने के बाद इजरायल आखिरी प्रहार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। गुरुग्राम से BSP ने राजस्थान की 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इससे पहले पार्टी 27 अक्टूबर को 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब तक BSP के 67 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। गुरुवार को पार्टी ने जो लिस्ट जारी की उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ झालरा पाटन से मकसूद मंसूरी के मैदान में उतारा गया। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते देख राजनीतिक झोंक की दे है। आपको बता दें कि दलों और नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सभी बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान को संभाल लिया और अपने अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी जोर शोर में जुट गए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, मुरैना ज्योतिराज सिंधिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि के चुनावी समर में अपना वर्चस्व दिखाने को उतरे। इन सभी में असल चुनौती सिंधिया के सामने है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। पूर्व मंत्री ने योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर है और मेरा नाम कौन काटेगा। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूची छोटी और दिल्ली में इसी मुद्दे पर चर्चा रही। ओम प्रकाश राजभर ने कहा 7 नवंबर तक सब फाइनल हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आज उसकी भी चर्चा होगी। CPI और BJP भगाओ देश बचाओ रैली में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को BJP पर खूब गरजे। तेजस्वी यादव ने कहा जो वादा किया वो निभाया। 10 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया था। 2.25 लाख बहाली निकाली थी। अभी हमारी सरकार को 14 महीने हुए, 4 लाख सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली। तेजस्वी ने कहा कि भारत सरकार पूंजीपति की सरकार है, केवल 2-3 लोगों के लिए काम कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड जस्टिन 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत आने वाले इस यात्रा का मकसद वैश्विक साझेदारी और भारत प्रशांत सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना है। प्रधानमंत्री मोदी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह पर विदेश मंत्री या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री को बैठक में शामिल होना होगा। 2+2 बैठक बेहद अहम है और इस बैठक में भारत के खिलाफ कनाडा के आरोप पर मतभेदों का भी चर्चा होगी और 10 नवंबर को होने वाली इस अहम बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में संचालित ITI BHU के छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले पर एक और जहां छात्र आंदोलित है तो वहीं अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट में कई सवाल किए। कांग्रेस नेता ने लिखा, बनारस में IIT BHU के एक छात्रा पर यौन आक्रमण हुआ है। कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा को लाया गया। त्योहारों के सीजन में अगर आप भी सोना चांदी या इसके ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले कई दिनों की तेजी के बाद इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन सोने और चांदी की कीमत एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद इसके खरीदारों के चेहरे पर एक बार फिर रौनक लौट आई है। बुधवार को सोना 358 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से लुढ़की तो चांदी की कीमत 1181 रुपये प्रति किलो की दर से बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद सोना अपने उच्चतम भाव से 600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 5400 रुपये प्रति किलो की दर पर सस्ता बिकने लगी। देश भर में यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के मुताबिक भारत में ईंधन की कीमत को तय किया जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रदेश के प्रमुख शहर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में तेल क्या दाम हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से लखनऊ में पेट्रोल 96.47 रुपये, डीजल 89.56 रुपये पर है। नवंबर का महीना शुरू हो गया लेकिन देश भर के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों के मौसम में कोई खास तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। हालांकि कुछ राज्यों में अगले 5 दिन तक बारिश होने की संभावना। वहीं दिल्ली के तापमान में भी कमी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कोहरा देखा जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2 नवंबर को कमी दर्ज की जा गई और इसके साथ ही कोहरा भी देखने को मिला। वहीं दिल्ली में हवा का स्तर भी खतरनाक बना हुआ। हालांकि आज हवा में कुछ सुधार होने की संभावना है।
जिस तरह से राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती, ठीक वैसे ही केंद्र सरकार भी कई तरह की लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसी तरह से लाभार्थी को सालाना 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार के किस्तों में दी जाती है। 15वीं किस्त रिलीज होने वाली है, जिसका किसान को बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले 14 किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन 15वीं किस्त भी उन किसानों को ही मिल पाएगी जिनके कभी काम पूरे हों, जो पात्र हो। तो चलिए जानते हैं कि 15वीं किस्त कब आ सकती है। सरकार ने अभी 15वीं किस्त रिलीज होने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के माने तो दिवाली से पहले ये किस्त जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों की सरकार की तरफ से ये दिवाली का तोहफा हो सकता है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और दक्षिण कोरिया की सेना ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के लिए उसे गोला बारूद की खेप भेजने के अलावा कई प्रकार के मिसाइल की भी संभवतः आपूर्ति की। इससे एक दिन पहले ही दक्षिणी कोरिया की खुफिया सेना ने सांसदों को बताया था कि उत्तर कोरिया ने रूस के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच हाल में उसे तोपों के 10 लाख से अधिक गोले उपलब्ध कराए हैं। उत्तर कोरिया और रूस दोनों ही देशों के अमेरिका के साथ संबंध अच्छे नहीं। दक्षिण कोरिया की सेना ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि उत्तर कोरिया पर रूस को राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, गोलों के अलावा अनिर्दिष्ट संख्या में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल और पोर्टेबल एंटी एयर मिसाइल भेजने का संदेह किया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।